गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने के बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या इन पांचों अभिक्रियाओं के अलावा भी हमारे विज्ञान में और भी कोई अभिक्रियाएं होती हैं। अवश्य होती हैं। तो वो जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम भी होता है, जैसे मैं बोलूँगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो नाम से ही लग रहा है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे नाम बोला जाए ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी, तो नाम से ही लग रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं, और जैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रही बात यह है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के आपको उदाहरण को याद रखने हैं। दो एग्जाम्पल आप ऐसी देखेंगे जिसमें आपको ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, गर्म कर लिया जा रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए एक लोहा है, लोहा जो है गर्म हो रहा है, या कोई सब्सटेंस है वो गर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने ऊष्मा को लिया तब वो गर्म हुआ। और अगर ऊष्मा निकल रही है बाहर, हीट निकल रहा है और सबके काम आ रहा है, तो वो ऊष्माक्षेपी है। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं में 5 प्रकार होने के बावजूद भी रसायन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। हम इसका एक एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हमको बोलते हैं श्वसन, जैसे हम बोलते हैं श्वसन। श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन, मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे श्वसन। श्वसन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। जैसे हम बोलें कि श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में ऊष्मा जो है वो रिलीज होती है ना। आप श्वसन का जब रिएक्शन देखेंगे तो C6H12O6 प्लस है ना 6O2, तो आपका निकलेगा 6 मोल CO2 6 मोल H2O है ना, और यहां पर निकलेगा हीट या एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी या हीट निकलेगा, है ना, एनर्जी या हीट निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ ये ग्लूकोज है, इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। देखिए ग्लूकोज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं हमारे शरीर में। जैसे पेड़ पौधे जो ग्लूकोज लेते हैं वो ग्लूकोज सामान्य ग्लूकोज नहीं होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। हम जो ग्लूकोज लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, नॉर्मल ग्लूकोज होता है ना। और बात ये आता है कि हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो ग्लूकोज बनाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपका सुक्रोज भी आता है, माल्टोज भी आता है, स्टार्च भी आता है, सेलुलोज भी आता है। तो हमारा शरीर क्या करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है। मतलब हमारा जो ग्लूकोज है वो भी टूटेगा, वो भी ब्रेक डाउन होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है। मतलब हमारे शरीर में जैसे हम सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन चलते रहता है, तो वो ऑक्सीजन किससे क्रिया करता है? जैसे कि मैंने आपको इस रिएक्शन में बताया है, मैंने आपको इस रिएक्शन में ये बताया कि हमारे शरीर में चलने वाला जो ऑक्सीजन है, द ऑक्सीजन रिएक्ट विद द ग्लूकोज। हमारा शरीर में चलने वाली जो ऑक्सीजन है वो इस ग्लूकोज से क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। और आप देख रहे हैं जैसे ग्लूकोज से रिएक्शन कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ऊष्मा या बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो बाहर क्या हो रही है? निकल रही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो मतलब वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये समझ में आ गया आपको। अब अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है, 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। एक टॉपिक आपका बचता है संक्षारण और दूसरा बचता है विकृत गंधिता। एक बचता है संक्षारण और दूसरा बचता है विकृत गंधिता। अब ये दोनों चीजों को मैं पहले लाइटली समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए संक्षारण का मतलब होता है, नॉर्मली अपन दैनिक जीवन में जंग लगना जानते हैं ना, जंग लगना। तो वो जंग लगना एक प्रकार की संक्षारण की प्रक्रिया है। जंग लगना संक्षारण के अंदर आता है, संक्षारण जंग लगने के अंदर नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो संक्षारण जब आप पढ़ेंगे
तो आपके मन में इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए और संक्षारण को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्टेड करते हैं। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप डिफाइन कैसे करेंगे उसको। तो सबसे पहले आप उसको बताएंगे कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है और अशुद्धियाँ जो होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, उनके कारण जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो हमारे धातुएं होती हैं, उन धातुओं के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है, उन गुणों में धीरे धीरे क्या होता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे जो जंग लगा लोहा होता है वो सामान्य लोहा से अलग दिखाई देता है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी में बहुत सारा अंतर आता है। तो यही है एक प्रकार का संक्षारण। सोने और चांदी को आप देखे होंगे कभी कभी मलिन पड़ जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, पीलापन आ जाता है। चांदी में देखोगे चांदी काली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती, सोना है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का संक्षारण ही तो है। तो संक्षारण से बचने के लिए क्या करना चाहिए, संक्षारण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं आप सबको पता होगा। तो संक्षारण से बचने के लिए हमें पेंट लगाना चाहिए, ग्रीस लगाना चाहिए, और जिन धातुओं पर संक्षारण की क्रिया हो रही है, जिन धातुओं पर रस्टिंग हो रहा है, जो धातुएं अपने गुणों में चेंज कर रही हैं, जैसे लोहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत लगाते हैं, और लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ेंगे कि संक्षारण क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, और संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक आता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है विकृत गंधिता। देखिए स्टूडेंट्स, विकृत गंधिका का सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ क्या होता है। विकृत गंधिता को उदाहरण को समझने के लिए आप ध्यान देंगे, जैसे आप देखते हैं जो चिप्स वगैरह होती हैं, उन चिप्स को पॉकेट में रखा जाता है, जैसे कुरकुरे वगैरह आती है, ठीक है, कुरकुरे आता है और भी बहुत सारे ऑयली चिप्स वगैरह आते हैं। तो जितने भी चिप्स आते हैं उस सब के अंदर देखेंगे कि वो पैकेट बहुत टाइट रहता है, वो पैकेट बहुत टाइट रहता है, जब उसको खोलते हैं तो फूला हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर फैटी सब्सटेंसेस रहते हैं, वसा युक्त पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, तेल और वसा युक्त पदार्थ होते हैं। अगर उनको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, मैं लोहे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धातुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसे चीजों की बात कर रहा हूं जो खाई जाती है ना। तो ऐसी चीजें जो होती हैं, इनका जो ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है, मतलब अगर इनको ऐसे खुला छोड़ दें तो इनमें गंध आना शुरू हो जाएगी, इसमें खटास आना शुरू हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसको गंध से बचाना है, हमको उसको खटास से बचाना है, हमको उसको नमी से बचाना है। तो क्या करेंगे, हमको उसको ऑक्सीजन से दूर रखना पड़ेगा, हवा से दूर रखना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर वो खट्टापन ना आए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उन पैकेटों के अंदर अपन पैकिंग करते हैं। कैसी पैकिंग करते हैं, हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को इंक्लूड करते हैं। क्या, एज ए खाद्य परिरक्षक, प्रिवेंशन करने के लिए, बचाने के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। जैसे अचार को बचाते हैं नमक डाल करके, तेल डाल करके, अचार को बचाते हैं ना भाई, अचार को बचाने के लिए हम उसमें नमक डालते हैं, तेल डालते हैं। ठीक उसी प्रकार जो फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, चिप्स वगैरह होती है, कुरकुरे होती है, नमकीन्स होती हैं, उनकी पैकिंग जब करते हैं कंपनी वाले तो उसमें नाइट्रोजन को इंक्लूड करते हैं, ताकि वो चीज़ लंबे समय तक खराब ना हो, है ना। तो लंबी अवधि पर अगर रखेंगे तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन ना आए, तो इसके लिए इसकी पैकिंग इस प्रकार की जाए कि उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन से वो दूर होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आ गया होगा। हम जब नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे तो इसके एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।